देखिए, ये सवाल हर उस पीसी गेमर या बिल्डर के दिमाग में घूम रहा है जो अपना नया सिस्टम बनाने की सोच रहा है या फिर पुराने वाले को अपग्रेड करने का प्लान बना रहा है। तो आइए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जरा इसकी कीमत और स्पेसिफिकेशंस को देखते हैं। मतलब कागज पर इन दोनों कार्ड्स में कितना दम है ना? तो जैसा दिख ही रहा है 5060 थोड़ा सा महंगा है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये जो एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं वो परफॉर्मेंस में उतना ही बड़ा जंप दे पाएंगे? इसी का पता हम आगे लगाएंगे। अब ये टेबल देखिए, यहाँ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। वीराम वो तो 8GB का 8GB ही है, जो सच कहूँ तो थोड़ी निराशा वाली बात है। लेकिन कूडा कोर, मेमोरी बैंडविड्थ और खास तौर पर AI परफॉर्मेंस में जो उछाल है वो जबरदस्त है। 114 AI टॉप्स, मतलब AI परफॉर्मेंस में 2.5 गुना से भी ज्यादा का जंप है। ये एक बहुत बड़ा लीप है इस मामले में। तो 5060 अपने पुराने मॉडल 4060 से मीलों आगे निकल गया है। तो ठीक है, कागजी कार्रवाई तो हो गई और स्पेक्स काफी इंप्रेसिव लग रहे हैं, पर असली दुनिया में, रियल वर्ल्ड यूज में इनका मतलब क्या है? चलिए कुछ बेंचमार्क्स देखते हैं और शुरुआत करते हैं प्रोडक्टिविटी से। तो जब बात प्रोडक्टिविटी की आती है तो 5060 साफ विनर है। मतलब अगर कोई 3D रेंडरिंग कर रहा है या फिर AI से जुड़े काम कर रहा है तो परफॉर्मेंस में एक बहुत बड़ा और क्लियर फायदा देखने को मिलेगा। अब आते हैं उस चीज पर जिसका सबको इंतजार है, गेमिंग। साइबरपंक 2077 जैसे हेवी गेम में 5060 लगभग 30 से 40 FPS, जी हाँ, 30 से 40 FPS ज्यादा दे रहा है। ये बहुत बड़ा अंतर है। मतलब गेमिंग एक्सपीरियंस एकदम मक्खन जैसा स्मूथ हो जाएगा। और यही कहानी द लास्ट ऑफ अस 2 में भी दोहराई जा रही है। यहाँ भी 5060 एक बार फिर 4060 को अच्छी खासी मार्जिन से पीछे छोड़ देता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक लेकिन है, और ये बहुत बड़ा वाला लेकिन है। जैसे ही कोई नया VRAM हेवी गेम आता है तो वो जो 8GB की VRAM है वो एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। असैसिन्स क्रीड शैडोज जैसे गेम्स में 5060 का सारा परफॉर्मेंस एडवांटेज लगभग खत्म सा हो जाता है। अब बात करते हैं 5060 के सबसे बड़े तुरुप के इक्के की, इसका एक्स फैक्टर, मल्टी फ्रेम जनरेशन। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो गेमिंग परफॉर्मेंस को शायद पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। तो ये है क्या चीज और काम कैसे करती है? देखिए, आसान भाषा में समझिए। GPU का AI बीच में खुद से नए फ्रेम्स बना कर डाल रहा है जिससे गेम और भी स्मूथ लगे। ये सिर्फ तेजी से फ्रेम रेंडर करना नहीं है, ये एक तरह की स्मार्ट रेंडरिंग है। और इसके जो नतीजे हैं वो हैरान कर देने वाले हो सकते हैं। देखिए, ये टेक्नोलॉजी एक ऐसे गेम को जो लगभग अनप्लेबल था उसे एक सुपर स्मूथ हाई फ्रेम रेट एक्सपीरियंस में बदल सकती है। मतलब 30 FPS से सीधा 65 FPS। मगर ये AI वाला जादू एकदम परफेक्ट नहीं है। इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। एक बड़ा नुकसान है जो विजुअल क्वालिटी पर असर डाल सकता है। होता क्या है कि ये जो AI से बनी फ्रेम्स हैं वो हमेशा परफेक्ट नहीं होते। कभी आपको अजीब से विजुअल ग्लिच दिख सकते हैं, जैसे काले धब्बे। और सबसे बड़ी बात, ये फीचर VRAM भी बहुत ज्यादा खाता है। तो 8GB के साथ ये कुछ गेम्स में परफॉर्मेंस को बेहतर करने के बजाय बिगाड़ भी सकता है, जैसा कि हॉगवर्ट्स लेगेसी में देखने को मिला। तो अच्छा बुरा सब कुछ देखने के बाद सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, क्या RTX 560 एक अच्छा सौदा है? अपग्रेड करना चाहिए या नहीं? चलिए अपने फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं। तो एक आखिरी फैसला लेने से पहले चलिए जल्दी से इसके सारे प्लस और माइनस पॉइंट्स पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आखिर में किसके लिए क्या सही है? देखिए, अगर कोई 70 से 90 हजार के बजट में एक नया PC बना रहा है तो नए 4060 से बेहतर है कि वो सीधा Z5060 ही ले। लेकिन अगर किसी के पास पहले से 4060 है तो सच कहूँ तो अपग्रेड करने की कोई खास जरूरत नहीं है, जब तक कि उसे वो AI बूस्ट या मल्टी फ्रेम जनरेशन ना चाहिए हो। और हाँ, अगर कोई बजट में एक अच्छी डील ढूंढ रहा है तो 20,000 के आसपास एक सेकंड हैंड 4060 आज भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि RTX 5060 हमें AI पावर्ड फ्रेम्स के साथ भविष्य की एक झलक तो दिखाता है, पर इसकी जो 8GB की VRAM है वो इसे मजबूती से अतीत में पकड़ कर रखती है। ये एक ऐसा कार्ड है जिसमें पोटेंशियल तो बहुत है, पर कुछ सीमाओं की वजह से वो पूरी तरह से खुल नहीं पाता। तो आखिरी सवाल यही है कि क्या इस भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए आज कुछ समझौते करने के लिए तैयार हुआ जा सकता है?